श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बीते हफ्ते हमने प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह से हुई भेंटवार्ता की पहली कड़ी को प्रसारित किया था। आज उसी भेंटवार्ता की दूसरी कड़ी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, चुनाव की घोषणा होते ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है किसी भी चुनाव के लिए। कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती है तो अनजाने में भी कभी कभी उल्लंघन हो जाता है। तो हमारे जो श्रोता हैं उन्हें बताएं कि आदर्श आचार संहिता के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या हैं और इसमें भी उम्मीदवार जो होंगे, जो पार्टियां होंगी, उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना है चुनाव प्रचार के दौरान, और जो शासकीय विभाग हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं इस पूरी चुनाव अवधि के दौरान। इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। आदर्श आचार संहिता जो लगाई जाती है उसका मूल उद्देश्य यह है कि शासन पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो, सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको बोलते हैं वो उपलब्ध रहे। खास तौर पे ऐसा ना हो कि जो शासन का पक्ष है उसको विशेष रूप से कोई एडवांटेज प्राप्त हो। इसलिए आदर्श आचार संहिता लगाई जाती है जिसमें कि शासन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन रहता है और उसके अलावा जो कैंडिडेट हैं या राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि वे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक राज्य शासन का प्रश्न है तो आदर्श आचार संहिता के अनुसार इस अवधि में कोई भी नया भूमि पूजन, शिलान्यास इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोई नए कार्यक्रम स्वीकृत नहीं कर सकते हैं जिससे कि किसी वोटर ग्रुप को लाभ हो। जहाँ तक राजनीतिक दलों और कैंडिडेट का प्रश्न है तो उनसे अपेक्षा यह है कि वे ऐसी कोई प्रचार प्रसार के दौरान ऐसी कोई चीज़ नहीं करें, ऐसी कोई बात नहीं करें जिससे कि आपस में वैमनस्यता फैले। उनकी भाषा भी संयत हो, प्रचार प्रसार का तरीका संयत हो और विज्ञापन भी उसके कंटेंट किस प्रकार से हो सकते हैं उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होता है और एक समिति रहती है जिससे कि अप्रूवल के बाद ही वो विज्ञापन दे सकते हैं। और इसके अलावा कैंपेनिंग के दौरान उसकी कैंपेनिंग की अवधि फिक्स रहती है कि कब से कितने बजे से कितने बजे तक कर सकते हैं। लाउड स्पीकर के उपयोग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आप किस समय तक कर सकते हैं और कितने वॉल्यूम तक कर सकते हैं। इसी प्रकार से पैसे और शराब, इसके बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कैंडिडेट के द्वारा या राजनीतिक दलों के द्वारा इसका वितरण वोटर को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, तो ये अवैधानिक होंगे और यदि ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई उम्मीदवार कहीं रैली करता है या सभा लेता है तो उसके लिए भी क्या उसको पूर्व अनुमति लेनी होगी? रैली और सभा के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेने का प्रावधान है और इसलिए भी है कि क्योंकि जिन जगहों पर रैली सभाएं होती हैं वो सामान्यतया शासन की होती हैं, तो शासकीय पक्ष के अलावा दूसरे पक्षों के लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तो उस दृष्टि से ये निर्देश हैं कि जिनको भी आयोजित करना है तो वो जो पहले आएगा उसको पहले वो स्थल की अनुमति मिलेगी। तो इसलिए ये आवश्यक है कि राजनीतिक दल या कैंडिडेट शासकीय स्थान पर करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर पहले से अप्लाई करें ताकि उनको अनुमति प्राप्त हो सके। सर, चुनाव की घोषणा होने के बाद ही आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण की भी कार्रवाई शुरू हो गई है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। संपत्ति विरूपण का जो उद्देश्य है वो यही है कि एक तो लोगों की संपत्ति जो होती है उसमें लोग अनाप शनाप बिना किसी उसके प्रचार प्रसार की दृष्टि से वो करते हैं, और दूसरा जो शासन के प्रचार प्रसार की चीज़ें राजनीतिक व्यक्तियों के उसमें फ़ोटो और राजनीतिक बातें जो होती हैं
तो उसके लिए वो सब चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं। तो इसलिए संपत्ति विरूपण एक अधिनियम और नियम बना है, उसका पालन किया जाना जरूरी है। सर, जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कोई भी दल है या उम्मीदवार है, उसके लिए चुनाव प्रचार के लिए खर्चे की सीमा तय होती है, तो क्या इसमें भी कोई ऐसे खर्चे की सीमा तय है? उस पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी? उसको कब अपने व्यय का ब्यौरा देना होगा? तो थोड़ा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। सांसद विधायक के लिए जो व्यय सीमा होती है वो भारत निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। राज्य में जो चुनाव होते हैं नगरीय पंचायतों के या ग्रामीण के, तो इसमें राज्य शासन उसको निर्धारित करता है। जो राज्य शासन ने निर्धारित किया है उसके अनुसार सिर्फ जो नगरीय निकाय हैं उनके अध्यक्ष और मेयर उनके लिए सीमा निर्धारित की गई है। पार्षदों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। और इसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पद हैं उसमें कोई भी व्यय की सीमा निर्धारित नहीं की गई है शासन के द्वारा। जहाँ तक व्यय कितना किया जा सकता है कैंडिडेट के द्वारा, तो नगर निगम क्षेत्र में जो निर्धारित किया गया है वो उस नगर निगम की आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से जो आबादी थी उसके अनुसार 15 लाख से लेकर 25 लाख तक अलग अलग निगम के क्षेत्र में व्यय सीमा निर्धारित है। नगर पालिका परिषद के लिए 8 से 10 लाख की सीमा निर्धारित है आबादी के अनुसार, और नगर पंचायत के लिए 6 लाख की सीमा निर्धारित की गई है। और इस अनुसार व्यय सीमा का पालन हो रहा है, इसकी समीक्षा करने के लिए जो नियम हैं उसके अनुसार संबंधित कैंडिडेट को चुनाव प्रचार के दौरान एक निर्धारित प्रारूप है, उसमें उसको जानकारी भर के देना है, और उसके अलावा एक अलग बैंक खाता खोलना है जिसके माध्यम से ही वो चुनाव प्रचार के व्यय करेगा। तो ये सब जानकारी उसको देना है। और उसके बाद जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो पूरे अवधि में कितना खर्च हुआ ये समय उसकी जानकारी देने की समय सीमा निर्धारित है। यदि समय सीमा पे में कोई कैंडिडेट नहीं देता है तो उसको अगले चुनाव के लिए प्रतिबंधित करने का भी प्रावधान है। जी सर, एक सवाल और कि हमने बात की कितने मतदान केंद्र होंगे और चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी, लेकिन चाहे नगरीय निकाय हो या पंचायत, इसमें चुनाव लड़ने के लिए कौन व्यक्ति पात्र हो सकता है उम्मीदवारी के लिए? तो आयोग की ओर से क्या इसमें जो है वो निर्धारित किए गए हैं कौन व्यक्ति पात्र होगा? तो हमारे श्रोताओं को भी बताएं कि इसके लिए क्या जो है पात्रता के दिशा निर्देश क्या हैं? पात्रता के संबंध में जो नियम है उसके अनुसार सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि वो किसी भी वार्ड में उसका जो निर्वाचक नामावली है उसमें उसका नाम शामिल होना चाहिए। और दूसरी पात्रता यह है कि उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। और महापौर या अध्यक्ष के लिए यदि कोई लड़ना चाहता है तो उसके लिए 25 वर्ष की सीमा निर्धारित है। तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए जो हैं ये शर्तें लगाई गई हैं। और उसके अलावा उनको प्रतिभूति राशि भी जमा करना पड़ता है। और यदि एक से ज़्यादा जगह से कोई लड़ता है और जीत जाता है तो उसको एक जगह से मतलब एक ही जगह पर वो पद रख सकता है, बाकी जगह से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। सर, एक बात और है, जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जब मतदान होता है तो मतदान के बाद ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है मतगणना के दिन तक, और फिर मतगणना के दिन ही उन्हें निकाला जाता है वहां से। तो यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव में भी क्या जिला स्तर पर, जिला मुख्यालय स्तर पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं? स्ट्रांग रूम कहाँ होंगे? और मतदान और मतगणना के बीच में जो ईवीएम है उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी? जैसा मैंने पहले बताया, मतदान प्रदेश में 11 फरवरी को होगा जी, और मतगणना वो होगी 15 फरवरी को जी। तो इस बीच जो ईवीएम की जो मशीनें हैं उनकी सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है जी। और स्ट्रांग रूम में उनको रखा जाएगा जी। और मशीनें जब रखी जाएंगी तो उस समय भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं जी। एक बात मैं मशीनों के बारे में
और भी बताना चाहूँगा जी कि इस बार चूंकि महापौर जी और इनके अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष हो रहे हैं, जी इसलिए मतदाता को 2 वोट देना पड़ेगा एक साथ। जी वो महापौर के लिए भी वोट देगा और पार्षद के लिए भी देगा। जी तो ये चीज़ खास तौर पे मैं चाहूँगा कि जो आपके श्रोतागण जी की जानकारी में ये चीज़ होना ज़रूरी है। मतलब 2 बटन उसे दबाना पड़ेगा या 2 मशीनें होंगी या 2 बटन, एक ही मशीन में 2 बटन दबाना होगा? नहीं, मशीनों की संरचना जो मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मशीनें इसीलिए बोला जाता है जी कि ये मशीनें ऐसी हैं जिसमें कि महापौर और पार्षद जी दोनों के लिए वोट डाले जा सकते हैं। जी सबसे पहले ऊपर उसमें महापौर की सूची रहेगी, उसके लिए जो जो कैंडिडेट होंगे जी और उनको जो भी सिंबल, उनका पार्टी सिंबल या निर्दलीय हैं तो उनका जो अलॉटेड सिंबल होगा जी तो उनकी सूची रहेगी। और उसके बाद फिर पार्षद पद के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनकी सूची होगी। जी और जब मतदाता वहाँ पर जाएगा मतदान केंद्र में जी तो उसको पहले महापौर के लिए जिस भी कैंडिडेट को वो वोट देना चाहता है जी उसके लिए उसको बटन दबाना पड़ेगा। जी और उसके पश्चात पार्षद के लिए जो अभ्यर्थी हैं जी उसमें से वो अपनी चॉइस से बटन दबाएगा। तो उसको दोनों पद के लिए 2 वोट के लिए 2 बटन दबाना पड़ेगा। जी सर, अंत में हम चाहेंगे कि जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कोई भी चुनाव प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो तो मतदाता ही होते हैं। और लोकतंत्र का, चुनाव का सबसे बड़ा अर्थ भी तभी है कि जब मतदाता बढ़ चढ़कर उस यज्ञ में अपनी आहुति दें, उसमें लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल हों। तो हम चाहते हैं कि आप एक अपील करें आकाशवाणी के माध्यम से कि जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जब भी मतदान होगा तो लोग आएं और अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपना बहुमूल्य मत दें। चूँकि हमारे देश के प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदाता की है और मैं समझता हूँ कि मतदान न सिर्फ मतदाताओं का अधिकार है बल्कि उनका कर्तव्य भी है। और इस अधिकार के माध्यम से वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि किस कैंडिडेट के माध्यम से वो चाहते हैं कि स्थानीय क्षेत्र के विकास कार्य हों। तो और जैसा मैंने बताया कि वोटर लिस्ट में जो अपडेशन अभी कराया गया था तो उसमें मतदाताओं ने जो भी पात्र थे तो उनने बड़ी संख्या में अपने नाम जुड़वाए हैं और काफ़ी संख्या हमारे 1 जनवरी 25 के अनुसार बढ़ी है मतदाताओं की। मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, चाहे वो नगरीय क्षेत्र में निवास करते हों या ग्रामीण क्षेत्र में, कि आप इन चुनाव में ज़रूर भाग लें और स्थानीय शासन का जो प्रजातंत्र है उसमें आप ज़रूर भाग लें और उनको स्ट्रेंथन करें। सर, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।